नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ आज का वीडियो एक एक्सपर्ट सेशन है, जिसमें हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और आज के इस सेशन में हमारे साथ एक एक्सपर्ट हैं, जिनको आईटी रिक्रूटमेंट्स में मोर देन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उनका नाम है मिस्टर विमलेन तिवारी। मिस्टर विमलेन तिवारी बहुत सारी मल्टीनेशनल्स जैसे कैपजेमिनी एंड एटोस सेंट्रल के लिए काम कर चुके हैं और उनका स्पेशलाइजेशन कैंपस रिक्रूटमेंट्स में और लाइक लीडरशिप हायरिंग में भी है और वो कंपनी में काम करते हुए एज अ यंगेस्ट मैनेजर प्रमोट हो चुके हैं और उनका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। So I would like to welcome Mr. Vimlen Tiwari in this session. Mr. Vimlen Tiwari, I would like to welcome you in this session. थैंक यू देवर्ष। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन ज्वाइन करते हुए। Right. So sir, आज का जो हम सेशन करने वाले हैं इट्स फॉर स्टूडेंट्स बेसिकली जिनको आईटी रिक्रूटमेंट्स में लाइक जो अपना आईटी में करियर बनाना चाहते हैं, जिनके बहुत सारे सवाल हैं एक्चुअली हायरिंग से रिलेटेड। तो उनमें से ओके, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मेरे पास कुछ सवाल हैं, जिन्होंने मुझे मेरे चैनल पर वो सवाल भेजे हैं, तो मैं आपसे वो सवाल पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। मेरे पास पहला सवाल जो है वो ये है कि कैंपस रिक्रूटमेंट्स में अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, एज एन एस्पिरेंट, एज अ कैंडिडेट, तो आपको अपने रिज्यूमे में ऐसा क्या लिखना चाहिए जो कि एक रिक्रूटर या कंपनी को इम्प्रेस कर पाए, या ऐसा क्या नहीं लिखना चाहिए जिससे आपका रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाए? सो देवर्ष, लेट मी स्टार्ट विथ सेइंग दैट आज की डेट में जितना भी कैंपस रिक्रूटमेंट, जितनी भी बड़ी कंपनीज कर रही है या बड़े कॉलेजेस कर रहे हैं, उनका एक सेंट्रलाइज या एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। आपके कॉलेज का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी में वो सारे रेज्यूमेस कंपनीज को जाते हैं। तो वी डोंट हैव मच स्कोप जहाँ पे आप चेंज कर सके फॉर्मेट में। लेकिन हाँ, हमें क्या अवॉइड करना है, हमें स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, ये दिस इज समथिंग व्हिच गेट्स पिस्ड ऑफ विद द रिक्रूटर। ये कभी नहीं करना चाहिए। अपना रिज्यूमे ध्यान से कम से कम 10 बार पढ़ें एंड यू विल बी एबल टू डिफेंड योर रिज्यूमे। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, सारी इंफॉर्मेशन सही डालनी है और प्रिसाइज रखना है रिज्यूमे। अगर आपके कॉलेज कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, वर्बल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है और अपना रिज्यूमे करेक्ट बनाना है। कोई भी फॉल्स इंफॉर्मेशन, रॉन्ग इंफॉर्मेशन नहीं करनी है। आपको एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर अ फ्रेशर, आप किसी नॉर्मल कॉलेज से हैं, प्लीज पुट दैट इंफॉर्मेशन। गलत इंफॉर्मेशन नहीं कही। ये दो चीज इज द बिगेस्ट थिंग जहां पे रिक्रूटर्स या कंपनी पिस्ड ऑफ होती है। सर बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी समर ट्रेनिंग करते हैं और अपना समर ट्रेनिंग का जो एक्सपीरियंस होता है वो अपने रिज्यूमे में मेंशन नहीं करते। क्या इसका कुछ फ़र्क पड़ता है? समर इंटर्नशिप का जब आप एक्सपीरियंस आपका हो जाता है तब बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एज अ फ्रेशर आपका ये एक्सपीरियंस काउंट होता है या ये तजुर्बा आपका काम आता है। इसलिए समर इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप जरूर डालिए। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप फॉल्स इंफॉर्मेशन मत डालिए। बहुत सारे लोग हमने देखा है जहां पे उन्होंने समर इंटर्नशिप नहीं किया है, किसी दोस्त के पापा की कंपनी थी या किसी रिलेटिव की कंपनी थी, वहां का एक्सपीरियंस दिखा देते हैं। एंड जब वो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है कि आपने इस कंपनी में क्या किया, दे आर नॉट एबल टू डिफेंड देयर रेज्यूमे। सो डोंट डू दैट। आपको सही इंफॉर्मेशन देनी है, जितना आपने काम किया उतना ही रखना है। लेकिन अगर आपने हार्ड वर्क किया है, 2 महीने रगड़ के कंपनी में काम किया है, आप प्लीज उसको रेज्यूमे में मेंशन कीजिए। सर बहुत सारे स्टूडेंट रिज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव कॉपी करके लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल कैंपस रिक्रूटमेंट में अक्सर ऐसा होता है कि जैसा कि आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि आपके पास 10 रिज्यूमे आए तो 10 में से आपने देखा 3 रिज्यूमे ऐसे हैं जो कि एक बैच से हैं और 3-4 लोगों का करियर ऑब्जेक्टिव सेम है। तो ऐसा करने से क्या नुकसान होता है एक कैंडिडेट को? करियर ऑब्जेक्टिव कभी भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आजकल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कॉलेजेस के, आपको उसी फॉर्मेट में रेज्यूमे भेजना है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए, डिजाइन कीजिए, और कोई कंपलसरी नहीं है कि आपके रेज्यूमे में करियर ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए। आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप करना क्या चाहते हैं लाइफ में।
वो चीज़ 2 लाइन में आपने करियर ऑब्जेक्टिव में लिखनी है और आपने करियर ऑब्जेक्टिव बहुत लंबा नहीं बनाना है, छोटा शॉर्ट रखना है, बहुत छोटा और बहुत लंबा, ये दोनों ही चीज़ अवॉइड करनी है और कॉपी पेस्ट तो कभी नहीं करना है। क्योंकि एज़ अ फ्रेशर अगर मैं रिक्रूटर हूँ, अगर मैं कैंपस प्लेसमेंट में गया हूँ, अगर मैं उससे पूछ रहा है एज़ अ एचआर कोई चीज़ पूछ रहा हूँ, तो मेरे पास पूछने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है। मैं थोड़ा बहुत सब्जेक्ट से पूछूँगा, मैं थोड़ा बहुत कैंपस आपके इंटर्नशिप से पूछूँगा और थोड़ा बहुत आपने रिज्यूमे में जो लिखा है, इट कुड बी करियर ऑब्जेक्टिव, इट कुड बी हॉबीज। सो जो भी आप लिख रहे हैं उसको डिफेंड करना बहुत ज़रूरी है। आपने लिख दिया कि आई एम मेरी हॉबीज़ है गाना सुनना, लेकिन आपको उस हॉबी के बारे में नहीं पता है, वो मत कीजिए। सेम गोज़ विथ करियर ऑब्जेक्टिव आल्सो, जो आप लिख रहे हैं उसको आप जस्टिफाई कीजिए। राइट सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर आंसरिंग दिस क्वेश्चन। मेरा दूसरा सवाल है एक स्टूडेंट का। ये क्वेश्चन है कि अगर मैं किसी कंपनी को बगैर रेजिग्नेशन दिए, बगैर नोटिस पीरियड सर्व किए हुए, बगैर किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए हुए छोड़ देता हूं, तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, आफ्टर रिजल्ट्स हो सकते हैं? सो देवर जी, मैं आपको बता दूं कि कभी भी किसी भी केस में ये चीज नहीं करनी चाहिए कि बिना रेजिग्नेशन दिए हुए और बिना इन्फॉर्म किए कंपनी को आपने छोड़ दिया। उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि कंपनी सबसे पहले तो आपका जो रिपोर्ट, हर कंपनी की अलग पॉलिसी होती है, बट ओवरऑल इंडस्ट्री में जो कॉमन पॉलिसी है मोर और लेस यही है कि आपको पहले ऑब्जर्व किया जाएगा 1 हफ्ते। अगर आप नहीं आते हैं, आपका फिर मेल डाला जाएगा, फ़ोन डाला जाएगा, आपके ये सारे चीज़ रिकॉर्ड किए जा रहे हैं कि आपको 3 रिमाइंडर ईमेल गए हैं, आपको फ़ोन किया गया है, ये सारा रिकॉर्ड करके सेंट्रल एचआर टीम को भेजा जाता है और वहाँ से आपका टर्मिनेशन लेटर जनरेट होता है। सो कभी भी ये नहीं करना है कि आप बिना रेज़िग्नेशन दिए या बिना कंपनी को इन्फॉर्म किए आप वहाँ से कंपनी छोड़ देते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने देखे हैं, मैंने इन्फोसिस में, विप्रो में केसेस सुने हैं या केसेस मैंने ऑब्जर्व किए हैं बिकॉज़ आई एम टॉकिंग टू वेरियस एचआर लीडर्स, जहाँ पे कंपनी के एचआर हेड ने एफआईआर तक रजिस्टर कर दी थी फॉर द कैंडिडेट जिन्होंने नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। तो दिस इज अ बिग नो नो अनलेस एंटिल यू आर स्विचिंग योर एंटायर इंडस्ट्री। आज कल तक मैं आईटी इंडस्ट्री में था, आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे फैमिली बिजनेस में का, तो आपका कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस डजंट मैटर, देन यू कैन डू दैट। बट टिल द टाइम आप इंडस्ट्री में काम करने वाले, नेवर डू दैट, क्योंकि वो आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होने वाला है अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। और इसमें सर अगर मान लीजिए मेरे पास कंपनी की कुछ प्रॉपर्टी रह जाती है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का कंपनी का लैपटॉप रह जाता है या डोंगल्स रह जाता है या कोई और प्रॉपर्टी रह जाती है, तो फिर कैसे रिस्क हो सकता है इस केस में? मैंने जैसा कि मैंने पहले बताया, इसके लिए अगर आप रिटर्न नहीं कर रहे हैं, सबसे बेस्ट तरीका है कि आपने कंपनी के पास जाना है, कंपनी की प्रॉपर्टी आपने रिटर्न करनी है और उनसे एक्नॉलेजमेंट लेना है कि आपका अभी नो ड्यूज है और वो आपको एक्सपीरियंस लेटर दे देंगे। ये सारे सिनेरियो जो आप बता रहे हैं, ये सारे ट्रेंड हैं एब्सकॉन्डिंग कैंडिडेट के। अगर आप अगर आप एब्सकॉन्ड कर रहे हैं रिसोर्स से, तभी आप कंपनी का लैपटॉप या डोंगल रखेंगे, नहीं तो आप नहीं रखेंगे। इस केस में कंपनी एफआईआर तक कर सकती है आपके ऊपर या आपसे रिकवरी के लिए आपको परेशान कर सकती है। सो कभी भी ये चीज नहीं करनी चाहिए अगर आपको इंडस्ट्री में करियर बनाना है, क्योंकि आईटी इंडस्ट्री बहुत छोटी है। मोर और लेस आप जाकर के ये आपका रॉन्ग रेफरेंस चला जाएगा दूसरी कंपनी में, वहां पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां पर एक कैंडिडेट ने ये पूछा है कि अ, मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का। मेरे पास मतलब प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस है, बट मेरे पास कंपनी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई ऑफर लेटर या कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं है। और अगर मैं अब किसी कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहता हूं जो कि एक अच्छी कंपनी है, तो सर इसका क्या फर्क पड़ेगा? कोई भी, जितनी भी बड़ी कंपनी होती है देवर्ष जी, अ, इस तरह का एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं करती है। आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपने उस कंपनी में काम किया है। आप एचआर को कन्विंस कर सकते हो। बहुत सारे केसेस में जेन्युइन केसेस मैंने देखे हैं, जेन्युइन केसेस मैंने इंटरव्यू लिए हैं और मैंने पास किया है कि दिस गाय वाज वर्क विद दिस कंपनी, बट अगेन वो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में जाके फंस जाता है। सो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी
जितने भी लोग करियर स्टार्ट कर रहे हैं या इनिशियल स्टेज पे हैं, कि कभी भी किसी भी कंपनी से एक्सपीरियंस लेटर और जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो ज़रूर लीजिए, क्योंकि उसके बगैर आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। कंपनी विल ट्रीट यू, आपने अगर 9 महीने वहाँ पे काम किया है, 1 साल काम किया है, कंपनी विल ट्रीट दैट 1 ईयर एज़ अ ज़ीरो एक्सपीरियंस। सो आप डेफिनिटली वहाँ से एक्सपीरियंस लीजिए। कुछ कंडीशंस में, कुछ केसेस में मैंने देखा है कंपनी बंद हो गई है। कंपनी 1 साल आपने काम किया और वो कंपनी बंद हो गई है, तो कंपनी के पास बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हो सकता, एक्सपीरियंस लेटर नहीं होता, वो केस अलग है। बट उस केस में भी कंपनी आपका एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेगी। ये आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज अ फ्रेशर आईटी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके का स्किल सेट देखती है इंडस्ट्री एक फ्रेशर में, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री में? ओके, देवर्षि, ये एक बहुत बड़ा वाइड क्वेश्चन है। बहुत शॉर्ट में मैं अगर आपको बता दूं कि इंडस्ट्री जो देख रही है आईटी, स्पेशली आईटी इंडस्ट्री की प्रेशर से, आपने 4 साल में क्या पढ़ाई की है, उसमें आपने क्या क्या, कौन कौन सी लैंग्वेजेस, कौन कौन से स्किल्स एक्वायर किए हैं और क्या एक्स्ट्रा है। अगर कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए कोई कंपनी जा रही है, जहाँ पे 200 लोगों को रिक्रूट करने का टारगेट है, जहाँ पे 3000 4000 बच्चे अपीयर हो रहे हैं, आपके अंदर एक्स्ट्रा क्या है? पहले तो आपका कॉलेज का एक्सपीरियंस, जो कॉलेज में आपने पढ़ाई की है, आपने सारे सब्जेक्ट में थॉरो रहना चाहिए। आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट, आपका जो लॉजिकल थिंकिंग है, जो अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, ये सारी चीज़ें कि आप लाइफ में लाइफ की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हुए चले हैं, और आपका जो टेक्निकल स्किल्स है, जैसे आपने कॉलेज में सी प्लस प्लस पढ़ा है या ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़ा है या जावा पढ़ा है, उसी बेसिस पे आपका टेस्ट होगा। आपका एप्टीट्यूड कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, ये सारी चीज पे कंपनी चेक करती है। सो अपने कॉलेज की पढ़ाई, 4 साल की पढ़ाई बहुत अच्छे से करें, बहुत लगी कड़ी मेहनत से करें। उसके अलावा भी आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए, जैसे आपने प्रोजेक्ट, समर इंटर्नशिप कहाँ से किया, उसमें क्या किया है, वो सारी चीजें आपसे पूछे। ये मैं एक एचआर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। टेक्निकल स्किल्स के लिए अब जैसे कोई भी कंपनी आ रही है, वो कौन से स्किल्स के लिए वो फ्रेशर हायर कर रही है, वो डिपेंड करता है। मोर और लेस सबसे पहले तो आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट्स कंपनी देखती है, क्योंकि ऊप्स कॉन्सेप्ट और एप्टीट्यूड अगर आपका अच्छा है, तो आप किसी भी लैंग्वेज, किसी भी स्किल को बहुत जल्दी एक्वायर कर सकते हैं। ये 2 चीजें बेसिक है आपकी जर्नी स्टार्ट करने के लिए आईटी इंडस्ट्री। सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा ऊप्स कंसेप्ट पे थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा इलैबोरेट करें सो दैट कि फ्रेशर जान पाए कि ये क्या है एग्जैक्टली जिनको कोई आइडिया नहीं इस बारे में। सो देवर्ष, मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये आपको ये सारे सब्जेक्ट्स कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। मैं ये बोलूँगा कि ऊप्स कॉन्सेप्ट आपका जो इनिशियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनिशियल जो लॉजिकल थिंकिंग है, या एप्टीट्यूड है, या जो आपका मैथ्स है, स्टैट है, वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एंड उसके बेसिस पे बाकी सारे लैंग्वेजेस, जितनी भी आईटी स्किल्स हैं, आप वो एक्वायर कर सकते हैं। सो इट्स सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स, कि आपका जो इनिशियल मैथ्स है, स्टैट है और लॉजिकल थिंकिंग है, एप्टीट्यूड है, ये सारी चीजें स्ट्रांग होनी चाहिए। दिस ऑल कंबाइंस एंड गोज, इफ यू आर गुड इन दीस, इट विल यू विल डेफिनेटली गुड इन ऊप्स कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, एक कैंडिडेट के लिए प्रॉपर रिलीविंग एक ऑर्गेनाइजेशन से जब वो एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, आमतौर पर फ्रेशर से काफी गलतियां हो जाती हैं कि वो जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करना चाहते हैं, तो कई कैंडिडेट से एक्सपीरियंस ना होने की वजह से गलतियां हो जाती हैं कि वो अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन से अपना प्रॉपर रिलीविंग डॉक्यूमेंट नहीं हासिल कर पाते, अपना एक्सपीरियंस लेटर हासिल नहीं कर पाते, राइट? जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट जॉब में दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूँ सर थोड़ा सा इस पर फोकस करें कि क्या फर्क पड़ता है कि अगर आपने एक कंपनी छोड़ी है और आपके पास में डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, या आप मिसबिहेवियर करके कंपनी छोड़कर आए हैं और आपके पास में डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं एक फ्रेशर को? देवर जी, इन सारे सिनारियों में आगे
लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ इमीडिएट सेकंड जॉब में जो प्रॉब्लम आएगी, आपने आज एक कंपनी छोड़ी, कल आप दूसरी कंपनी जॉइन कर रहे हैं, यहाँ पे तो प्रॉब्लम आएगी। कुछ कंपनियाँ छोटी कंपनियाँ मैंने देखा है कि फिर भी जॉइन करा लेती है, लेकिन जितनी भी वेल एस्टेब्लिश्ड एमएनसीज़ हैं, वो आपका रिलीविंग लेटर आपको डेट ऑफ जॉइनिंग पे ही सबमिट करना है। विदाउट दैट आपका जॉइनिंग कंप्लीट नहीं होगा उस कंपनी में। सो आपने ये कोशिश करनी है कि जब आप रिजाइन डालें, कोशिश करें कि रेजिग्नेशन लेटर में, रेजिग्नेशन ईमेल में, बीसीसी में आपने अपने आप को रखना है कि आपने ये कंपनी में रिजाइन कर दिया। उसके ऊपर कोई भी ईमेल आता है, अगेन आपको वो ईमेल अपने आपको फॉरवर्ड करना है या उसका रिकॉर्ड रखना है कि ये कंपनी में मैंने इस दिन रिजाइन किया था और ये रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस है। अगर लिविंग लेटर नहीं है तो रेजिग्नेशन एक्सेप्टेंस भी आपसे उससे जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन दैट इज अ लास्ट ऑप्शन। किसी ज्यादातर कंपनीज में आजकल, बड़ी कंपनी में ऑटो जनरेटेड ईमेल आता है कि आप जैसे एक्स वाई जी कंपनी में आप काम करते हैं, वहां पे आपने रिजाइन किया, इमीडिएटली सिस्टम के थ्रू एक ईमेल ट्रिगर होगा कि देवर्ष मिश्रा का या बिमलेंद्र तिवारी का इस दिन स्टार्ट डेट था और ये इस दिन एंड डेट है। वो ईमेल को भी आप रिकॉर्ड में रखें, लेकिन विदाउट रिलीविंग लेटर, विदाउट लास्ट डेट प्रूफ एंड स्टार्ट डेट प्रूफ आप कंपनी मत छोड़िए। सारा रिकॉर्डेड रखिए। ये आज नहीं तो कल आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी सकता है। आई विल गिव यू रियल लाइफ एग्जांपल। मैंने ऐसे केसेस देखे हैं अमूमन इन अ जॉइनिंग डेट व्हेन आई वाज वर्किंग विद प्रीवियस कंपनीज। 100-150 लोगों की ज्वाइनिंग होती थी और 3-4 केसेस ऐसे फंसते थे जहां पे लोगों के पास रिलीविंग लेटर नहीं था। हम लोगों को कितना भी प्रेशर हो कि उनको ज्वाइन कराना है, एंड वी हैव सीन कि वो कंपनी उन्होंने 6 साल 7 साल पहले छोड़ी थी जहां का रिलीविंग लेटर नहीं है। हमको उनकी ज्वाइनिंग रोकनी पड़ती है या वो एक्सपीरियंस निकालना पड़ता है कि आपको वो एक्सपीरियंस था ही नहीं। सो अवॉइड डूइंग दैट। मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्लीज डोंट लीव अ कंपनी विदाउट अ रिलीविंग लेटर। एक्सपीरियंस लेटर आपको बाद में मिल जाएगा, बट रिलीविंग लेटर इज अ मस्ट। रिलीविंग लेटर आपको सेम डे मिलना ही चाहिए जिस दिन आपका लास्ट डेट है। देवश आप Yes, yes, yes. Now I'm audible, I believe. या या So final question to you, sir. मैं ये जानना चाह रहा था कि like those who are freshers, those who want to make their career in IT, मैं बात कर रहा हूँ उन freshers की जो IT इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं, राइट? वो चाहे सॉफ्टवेयर प्रोफाइल हो सकती है, राइट? डेवलपर प्रोफाइल हो सकती है, वो किसी भी तरीके की प्रोफाइल हो सकती है, राइट? सो आप उन्हें अपनी तरफ से क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे सो दैट दे कैन लाइक मेक देयर करियर इन अ बेटर वे? देवर जी, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, अ, अगर कोई फ्रेशर, कोई कैंपस पास आउट स्टूडेंट अपना करियर बनाना चाहता है आईटी इंडस्ट्री में, उन्होंने कॉलेज में 4 साल अच्छी पढ़ाई करनी है। जो पढ़ाई की है उसको आपको जस्टिफाई करना है। फ्रेशर से बहुत ज्यादा एज ए एचआर हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट शुड बी ऑनेस्ट, student should be able to defend what he has done in 4 years in college engineering or an MCA। उसके बाद जो टेक्निकल राउंड होता है, रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, उसमें भी आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी स्किल का, किसी भी लैंग्वेज का क्लियर होना चाहिए। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है। आप जाके डेमो टेस्ट आपके स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि वो डेमो टेस्ट, सारे प्रोफाइल से बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो कि ये डेमो टेस्ट कराते हैं। वो डेमो टेस्ट करनी चाहिए। बहुत सारी पजल्स बुक्स हैं, वो आपको पढ़ते रहनी चाहिए सो दैट आपका एक कंटिन्यूटी बना रहे। और आप गूगल पे जाके सर्च मारेंगे कैंपस क्वेश्चन पेपर, रिटन पेपर, बहुत सारे डमी क्वेश्चन पेपर रखे हुए हैं। आपने वहां पे जाके प्रैक्टिस करना है सो दैट आप वो करियर स्टार्ट कर सके। और दूसरा, जील होनी चाहिए, मेहनत करने की, काम करने की, ईगरनेस दिखने की। थर्ड थिंग आई विल से, when you are appearing for an interview, and this goes for entire industry, not only for IT, उस कंपनी के बारे में आपने सारी जानकारी जुटानी है एंड आपको अपने आप को ये प्रेजेंट करना है कि दिस इज माय ड्रीम कंपनी। अगर मैं किसी एक्स वाई जी के लिए, कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ या ज्वाइन करना चाहता हूँ, मुझे उस कंपनी के बारे में इन एंड आउट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए
और मेरा लाइफ ऑब्जेक्टिव उस कंपनी के गोल से, उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव से मेल खाना चाहिए, मैच होना चाहिए। ये आपको दिखाना है कि ये इस कंपनी में जॉइन करने के लिए मैंने ये कड़ी मेहनत की है, एंड दिस इज व्हाट एचआर लाइक्स। So, Devash, I hope my answers this answers all your questions. राइट, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस और कनेक्ट करने Thank के you. लिए। और उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी कनेक्ट करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट्स की क्वेरी रहेगी, फ्रेशर्स की क्वेरी रहेगी, और जब नए नए क्वेश्चंस आएंगे तो नए नए बेटर आंसर्स भी आएंगे। Sure. सर थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर टाइम, एंड आई होप इस वीडियो से बहुत सारे फ्रेशर्स बेनिफिटेड महसूस करें और अपना करियर बेहतर तरीके से बना पाए। Thank you. Thanks, Devash. I love to join again with you on this थैंक यू platform. सर, थैंक यू, Thank you. थैंक यू।